हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। लाला जल्दी ला। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और अन्य सभी एग्जाम जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसके लिए स्पेशल लाइव क्लासेस लेकर ये जो सेशन है केमिस्ट्री का है। इस हफ्ते भी हम केमिस्ट्री ही चलाएंगे। आपसे वादा था बायोलॉजी शुरू करने का, लेकिन आप समझते हैं कि सिलेबस थोड़ा केमिस्ट्री का ज़्यादा है और इसलिए जल्दीबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज और इस हफ्ते हम पूरा केमिस्ट्री करेंगे और अच्छे से केमिस्ट्री को दी एंड कर देंगे। आज की जो क्लास होगी वो समझने के मकसद से होगी, थोड़ी सी समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, कोई घुमा फिरा के नहीं आएंगे। एक तो आएगा आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो 10 इंपॉर्टेंट, फिर इसके इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कल भी डिस्कस करेंगे, उनमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अगर आप सिंपल भाषा में, अगर आप अखबारी भाषा में जाओगे, डेली जो हम न्यूज़पेपर में ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ते हो तो आपके दिमाग में सिंपल सी आएगी। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, कि भैया जिसमें बहुत कम आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशक या ऐसे बहुत कम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर बिना केमिकल का इस्तेमाल किए आप खेती करते हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफरेंट है, हमें वहां पर नहीं जाना। ऑर्गेनिक का सिंपल मीनिंग लोगे तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ, जैविक, जीवन से संबंधित, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनसे जीवन बनता है या ऐसे कंपाउंड जो जीवन बनाने में उपयोग होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। या सिंपल भाषा में कहें तो कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, या ये भी कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसमें, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनकी स्टडी, इन सबको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनकी जो स्टडी होती है, इनका जो अध्ययन होता है उसे हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम खुद कार्बन की बात करें, कार्बन की पढ़ाई, तो कार्बन की पढ़ाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। कार्बन की पढ़ाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। लेकिन कार्बन कंपाउंड, कार्बन से बने हुए कंपाउंड जिनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और कभी कभी कार्बन तो होता है, हाइड्रोजन नहीं भी होता, उन सब की स्टडी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तब सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। कार्बन की नहीं आती, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब जो होते हैं इनकी स्टडी भी हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में। सुन लीजिए, कार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब की स्टडी किस में की जाती है? अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक से सिंपल सा आप इतना मीनिंग समझो कि इसमें 99% कार्बन कंपाउंड आ जाते हैं, कुछ बचते हैं इस तरह के एक्सेप्शन, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाहर पढ़ते हैं, बाकी सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। समझ में आ रही है? बाकी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इनसे ही हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो प्रोटीन से पहले सेल बनेंगे, सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से फिर पूरी बॉडी का निर्माण होता चलेगा। आपको पता है प्रोटीन नए सेल बनाने के लिए, पुराने सेल की रिपेयरिंग करने के लिए भी जरूरी होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, क्या नाम था उनका? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक यौगिक बनते हैं, इनके पीछे एक विशेष शक्ति का हाथ है। इनको बनाने के पीछे
एक विशेष शक्ति का हाथ है और उन्होंने उसको नाम दिया वाइटल फोर्स। क्या नाम दिया उन्होंने? वाइटल फोर्स या जीवन शक्ति। कि भैया ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं इनके पीछे भगवान कह सकते हो एक विशेष शक्ति काम करती है और वही उनकी वजह से ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। उसी विशेष शक्ति की वजह से जीवन संभव है। किसने कहा? बर्जीलियस ने, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में आके ये थ्योरी हो गई खराब, क्योंकि वोहलर नाम के साइंटिस्ट थे। किस नाम के साइंटिस्ट? वोहलर नाम के साइंटिस्ट 1828 में इन्होंने यूरिया बना दिया। इन्होंने क्या बना दिया? यूरिया। यूरिया एक कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और जब इन्होंने यूरिया, पहला ऐसा कंपाउंड था जो इन्होंने बनाया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। किसने? वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 में। और जैसे इन्होंने यूरिया बनाया तो जो इनकी थ्योरी थी वो गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने यूरिया को लैब में बनाया था, लेबोरेटरी में। और इन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप बनते हैं और उनके पीछे कोई वाइटल थ्योरी काम करती है, वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति, विशेष शक्ति। जबकि इन्होंने उसको गलत साबित कर दिया, क्योंकि इन्होंने यूरिया बना दिया सिंपल लेबोरेटरी में। तो यूरिया पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था। कहां पे सिंथेसाइज हुआ था? लैब में। पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको सिंथेसाइज किया। जैसे कि 1844 में कोल्बे नाम के साइंटिस्ट थे, कोल्बे। इन्होंने एसिटिक एसिड, इन्होंने एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो होता है उसको लेबोरेटरी में बनाया। उसके बाद में 1856 में थे एक साइंटिस्ट बर्थियोलॉट, बर्थिलॉट। इन बर्थिलॉट ने मीथेन को बनाया था। किसको बनाया था? मीथेन को। तो इस तरीके से जब पता चल गया कि लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो 4 साइंटिस्ट थे, पहले बर्जीलियस, फिर वोहलर ने यूरिया बनाया। वोहलर के बाद में आए आपके कोल्बे, कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड। और उसके बाद में बर्थियोलॉट, और बर्थियोलॉट ने क्या बनाई? CH4 अर्थात मीथेन। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का विकास। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो देखो, आपको पता है कि कार्बन के अंदर 2 बहुत खास प्रॉपर्टी होती हैं। कार्बन के अंदर 2 बहुत खास प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो वो टेट्रावेलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावेलेंट। मतलब उसकी जो वैलेंसी होती है, उसकी जो संयोजकता होती है, वो कितनी होती है दोस्तों? 4 संयोजकता होने की वजह से वो बहुत ज्यादा शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। इसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड, जो यौगिकों की संख्या है, वो लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमें उनकी स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच ऑफ साइंस की जरूरत पड़ी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैटिनेशन। क्या प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन, श्रृंखलता। मतलब कि अपने साथ ही क्या बनाता चलता है? इस तरह से लॉन्ग चेन बनाता चलता है। चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है। तो ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं, एक तो टेट्रावेलेंट और एक कैटिनेशन, इन दोनों की वजह से कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड होते हैं। समझ में आ रहा है इतना? चलिए आगे आ जाते हैं। अब जो ये कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं। नंबर 1 एलिफेटिक या क्लोज चेन। समझना इसको। मतलब एक तो होते हैं ओपन चेन, खुली श्रृंखला, ओपन चेन, खुली श्रृंखला, ओपन चेन। और दूसरे होते हैं क्लोज्ड। पूरा समझाऊंगा, बंद। कैसे? समझिएगा। जैसे ये है CH3, CH2, CH3। समझाऊंगा क्या है, रुक जाना 1 मिनट। तो देखो, इसमें ये लॉन्ग चेन बनती जा रही है, ओपन है। इधर से भी कोई नया आके जुड़ सकता है, इधर से भी कोई नया आके जुड़ सकता है। तो ऐसों को बोलते हैं एलिफेटिक या ओपन चेन। दूसरा नाम इनका क्या होता है? एलिफेटिक, या इनको एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। एसाइक्लिक मतलब इसमें
कोई भी साइकिल फॉलो नहीं होती। जबकि ये क्लोज्ड जो होते हैं इनको साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये बंद होते हैं। ये क्या होते हैं? बंद, जैसे बेंजीन, ठीक है, या साइक्लोहेक्सेन, 2 4 2 6 कंपाउंड है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें क्या होता है? ये क्लोज्ड है, दिख रही है ना, बंद है, और इसमें जो कोई नई चीज जुड़ेगी तो वो यहां पर आके जुड़ सकती है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और नई चीज यहां पर आके जुड़ जाएगी। थोड़ा सा भी सब्र रखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ये जो साइक्लिक होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। साइक्लिक जो होते हैं ये भी कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक, इनमें से सुगंध नहीं आती, इनमें से कोई महक नहीं आती। और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। दूसरे क्या होते हैं? एरोमेटिक। ये जो एरोमेटिक होते हैं इसमें से सुगंध आती है। एरोमा का मतलब ही होता है कि इसमें से महक आती है। तो खुले तौर पे 2 तरह के होते गए, एक तो ओपन चेन और एक बंद। बंद भी 2 तरह के हो गए, एक एलिसाइक्लिक जिनमें से सुगंध नहीं आती जैसे कि ये साइक्लोहेक्सेन, और एक सुगंध वाले जैसे कि बेंजीन। बेंजीन, टोल्यून, इन सब में क्या आती है? सुगंध आती है। तो इनको बोल देते हैं एरोमेटिक। चलिए, यहां तक तो आपको थोड़ा सा कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में पता चल गया। अब इसका बेसिक ले लेते हैं जो आपको समझना जरूरी है। समझिएगा इस चीज को थोड़ा सा। देखो, आपको पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 वैलेंसी होती है। अब कैसे हाइड्रोकार्बन या जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। उनका नाम वाम कैसे उनका होता है सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, कार्बन है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम सेल में, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और 6 को कैसे लिखोगे? 2,4। तो इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 की इसको और जरूरत है। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर कर लेता है। तो मान लो कि इसके इन चारों की शेयरिंग करने के लिए हाइड्रोजन आ जाती है। क्या आ जाती है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन आ जाती है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो एक बार क्या करता है? कार्बन ले लेता है, 2 2 4 2 6 2 8, और एक बार क्या करती है? हाइड्रोजन ले लेती है। क्या कर लेती है? हाइड्रोजन ले लेती है। ये मैंने पहले बता चुका हूं आपको। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन जाता है वो कौन सा बॉन्ड बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? एकल बंधन या सिंगल बॉन्ड। समझिएगा चीजों को, ये कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड या एकल बंधन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? एकल बंधन। तो याद रखिएगा, जब ये एकल वाला जो सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में, उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्केन। अब क्या हुआ कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में क्या कर देते हैं? डबल बॉन्ड। जैसे कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसा होगा कि एक ही कार्बन के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2-2 हाइड्रोजन के साथ उसने कंबाइन किया है। तो ये क्या हो गया हमारा? डबल बॉन्ड। इसको जो डबल बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं एल्कीन। और भी समझ में आएगा, रुक जाइएगा। एल्कीन क्या लग जाता है? पीछे ENE लग जाता है, एल्कीन। और जब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, कैसा बॉन्ड हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है त्रिबंधन, त्रिक बंधन, तो उसे बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। समझिएगा इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत कम पढ़ी होती है, तो इसलिए आपको समझ में भी कम आएगी। मेरी गलती तो निकालोगे, लेकिन थोड़ा रुकिएगा। क्या मैं बता रहा हूं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, हाइड्रोजन के साथ कितने एटम शेयर कर रहा है, उसके बेसिस पे अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो हमने उसको क्या बोल दिया? एल्केन, सिंगल बॉन्ड।
अगर वो डबल दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हमने क्या बोल दिया, उसके बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने क्या सोचा, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एल्काइन। अब देखना इसका नामकरण सिंपल 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 रख के चलेंगे, देखना अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा रुकिएगा। डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन, पीछे YN लग जाता है। अब जैसे मैंने कंपाउंड लिखा, देखो भैया ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, वो सिंपल था CH4 वाला, ये दो कार्बन है, समझ रहे हैं ना। अब इन दोनों कार्बनों के बीच में इधर भी इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होगा भाई, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं मेरी बात को। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या कहा कि एक काम करो भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन तो हम दोनों शेयर कर लेते हैं। तो इसके बीच में कैसा आ गया, सिंगल बॉन्ड, और एक आ गई इसके साथ हाइड्रोजन। तो इसने कह दिया ठीक है, एक एक मैं हाइड्रोजन के साथ कर लेता हूं, समझ रहे मेरी बात को। एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने खुद के साथ कर लिया। तो देखो इसके पास भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड आ गया। अब देखो इसका नामकरण कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम और नेम। नंबर ऑफ कार्बन एटम और नेम कैसे लिखते हो, अगर कार्बन एटम मान लो 1 होता, मान लो कार्बन एटम 2 नहीं होते, कितना होता 1, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो नाम हो जाता है, इसकी जो प्रीफिक्स लगाओगे नाम में, मतलब नाम के पहले प्रीफिक्स माने जो पहले लगाओगे वो हो जाएगा मिथ। क्या लगाओगे, मिथ। समझ रहे हैं मेरी बात को भैया। अगर आपके पास एक कार्बन एटम है तो आप नाम के पहले क्या लगाओगे, मिथ। अब देखो ये कैसे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसके पीछे आप क्या लगा दोगे, सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स, प्री माने जो पहले लगता है, जैसे प्री एग्जाम होता है ना पहले वाला, एक होता है सफिक्स जो बाद में लगता है। तो एक जब आपने इसमें देखा कि कार्बन सिर्फ एक है तो आपने नाम क्या दिया उसे, मिथ। और ये सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है सिंगल के लिए क्या लगा देते हैं, मीथेन। क्या लगा देते हैं, बोला था ना एल्केन। तो इसकी जगह क्या लगा दोगे, एल्क में तो लगा दोगे मिथ, और एन की जगह क्या लगा दोगे, ANE। अभी समझ में आएगा, रुकना। इसको क्या नाम दे दिया, मीथेन। अगर एक कार्बन होता है तो आप क्या दोगे, क्या प्रीफिक्स लगाते हो, मिथ। अब कार्बन हो गए 2, कार्बन कितने हो गए 2। तो जैसे ही 2 कार्बन होते हैं तो नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं इथ। और यहां भी सिंगल बॉन्ड है तो बाद में क्या लगा दोगे, एन। फिर कार्बन एटम हो जाते हैं 3, कार्बन एटम कितने हो जाते हैं 3, तो उसको बोल देते हैं मिथ इथ प्रॉप। क्या बोल देते हैं, प्रॉप। जब कार्बन एटम हो जाते हैं 4 तो उसे बोल देते हैं ब्यूट, BUT। जब कार्बन एटम हो जाते हैं 5, इधर लिख दे रहा हूं समझिएगा। देखो जब कार्बन एटम था 1 तो नाम क्या हो गया, मिथ, पहले वाला। जब कार्बन एटम हुए 2, ये रटे रटाई चीजें हैं, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने पहले से बता रखा है। ये 2 हुए तो इथ, 3 हुए तो प्रॉप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेक्स, 7 हुए तो हेप्ट, 8 हुए ऑक्ट, 9 हुए नॉन, और 10 हो गए तो डेक। समझ रहे मेरी बात को। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मतलब ये सब प्रीफिक्स हैं कि अगर मान लो किसी में 5 कार्बन एटम हो जाते हैं, जैसे यहां पे 4 थे, एक और बढ़ जाता है 5, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। अगर 6 हो जाते हैं नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। 7 हो जाते हैं नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट। 8 हो जाते हैं नाम क्या हो जाएगा, ऑक्ट। IUPAC नोमेनक्लेचर 9 नॉन और 10 का डी। तो मैंने क्या कहा, देखो पूरा लेक्चर का वेट करना, पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ चीजें हैं, धीरे धीरे। मैंने आपको यह बताया कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, कार्बन अपने आसपास 4 से संबंध बनाता है। तो उसी को लेकर हमने क्या कहा कि अब की बार हमने एक जो हटाया इसको
और इसके साथ एक कार्बन को लगा दिया, क्योंकि कार्बन खुद के साथ भी तो कर लेता है, इसी को तो कैटिनेशन बोलते हैं। तो जब कार्बन हो गए 2, तो 2 का नाम बदल के कर दिया इथ। 3 हुए तो प्रॉप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेक्स, 7 हुए तो हेप्ट, 8 हुए तो ऑक्ट, 9 हुए तो नॉन, 10 हुए तो डेक्ट। अरे ऊपर का नहीं जाएगा, रुक जाओ, तुम लोग अचानक से ऊपर ऊपर करने लगते हो, एक साथ तैराक बन जाता है कोई, धीरे धीरे बनेगा, रुको, अब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना है तब मुझे कहना आप लोग। अरे मैं हूं तो सही, सारा क्लियर हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? तुरंत हाथ पैरों को कर देते हो। कैसे आप, अब पता चले सामने से ट्रेन आ रही है, ALPO, आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? ट्रेन से कूद के भाग जाओगे ऐसे तो ये सब चीजें जीवन में आती हैं। रुको आप लोग थोड़ा देर, चलो अब स्टार्टिंग करते हैं सिंपल। देखो बच्चा, ये क्या था मेरा, एक कार्बन एटम है, मैंने इसके साथ सिंगल बॉन्ड में किसको रखा, हाइड्रोजन को। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखो, एक कार्बन एटम, एक के लिए क्या लिखते हैं, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो बाद में क्या लगा लेते हैं, एन, मीथेन, समझ रहे? दूसरा बताओ, मान लो ये है, तो इसके साथ भाई एक तो कार्बन के साथ चला गया इसका इलेक्ट्रॉन, 3 बचे, 3 के साथ हाइड्रोजन आ गई, इसी तरह इसके साथ भी। अब यहां पे देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, आपको पता है 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, इथ, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, इथ, और ये भी सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, और आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। अभी देखना ये क्या हो जाएगा, ईथेन, कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, ईथेन। जब एक मीथेन, 2 हो गए ईथेन। अब आगे देखो, मान लो ये कार्बन एटम हो जाते हैं 3। अब देखो कैसे सेटिस्फाई करोगे वैलेंसी को। भैया इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ चला गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। 3 के साथ क्या लगा दी, हाइड्रोजन, 3 के साथ क्या लगा दी, हाइड्रोजन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अरे भैया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो इनके बीच में शेयर हुई, तभी तो सिंगल बॉन्ड बना। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसका दोनों का गायब हो गया, तो कितने बचे होंगे, 3। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, सिर्फ 2, और इसके पास एक ही दिया था, तो अभी भी कितने बचे इसके पास, 3। इसके पास अभी भी कितने बचे, 3। अब देखो इसका नाम कैसे करोगे, 1 2 3, 1 2 3, तो सिंपल क्या हो गया इसका नाम, प्रॉप, क्योंकि 3 के लिए क्या लिखते हो आप, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप एन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे, प्रॉप एन। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण करना आप लोग, इसका नामकरण करना सिंपल है, कुछ नहीं है। एक इसका नामकरण करो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, रुकोगे जब भी तो। इसका नामकरण करके बताओ क्या होगा इसका, चलिए अब देखो भैया, इसमें देखा यार, अच्छा इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन की। एक बॉन्ड इन दोनों की वजह से, एक बॉन्ड इन दोनों की वजह से, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो सिर्फ 2 बचे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, इसके पास भी 2 बचे। अब बोला अच्छा डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि बाद में क्या आना है, इन, बाद में क्या आना है, इन। और ये कितने कार्बन है, 1 और 2, तो नाम क्या हो गया, इथ। तो क्या बोल देंगे इसको, इथीन। क्या बोल देंगे इसको, इथीन, क्योंकि 2 कार्बन एटम इथ, 2 कार्बन एटम इथ, और उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो बाद में क्या लग जाएगा, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ क्या लग जाता है, इन। क्लियर हो गया, इथ इन। क्लियर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H4, क्योंकि कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितनी है, 4, C2H4। एक और करो, एक और करिए, तीसरी। मान लो अब की बार 3 6
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसका नामकरण क्या करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। डबल बॉन्ड इन, बताइए, इजी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी है। शाबाश, गुड। देखो बच्चा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 3 की, तो 3 बॉन्ड हो गए। तो आपको पता है जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा आप नाम के पीछे क्या लगा दोगे? आइन। तो ये तो पता है कि नाम के पीछे क्या लग जाएगा? आइन। फिर आपने देखा, अच्छा कार्बन गिन लो कितने हैं? 1 1 2, तो क्या लगा दोगे आप इसका पीछे? 1 और 1 2 हो गए, तो 2 के लिए क्या लिखते हो? इथ। तो नाम क्या हो गया इसका? इथाइन। इथाइन। तो इथीन और इथाइन में अंतर है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है। C2H2, C2H2। अब इसी इन C2H2, ठीक है। चलिए, ये तो यहां तक कोई दिक्कत, ये सिंपल ही आएंगे, सिंपल कोई रखना दिमाग में। अब इनका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, उसे और दिमाग में रख लो। अभी कैसे? देखो, ये बेटा हमारा CH4 था ना, जिसमें हमने ऐसे करके देखा था, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ओके। CH4 था, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? एल्केन। क्या नाम दिया था? एल्केन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। समझिएगा मेरी बात को, क्या कहना है इनका मतलब कि अगर यहां पे कार्बन कितना है? 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता, कार्बन कितना है? 1, तो n की जगह लिख लो नंबर ऑफ कार्बन। तो पूछा है हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2 × 1 + 2, क्योंकि n की वैल्यू 1, 2 × 2 2 दूनी 4, तो C1H4, जिसे आपने सिंपल क्या लिख दिया? CH4। तो जो एल्केन होते हैं ना, उनका जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से निकलता है। कैसे? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, मतलब मिथ है, और मीथेन निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा? CH4। आपने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 का क्या हो गया? इथेन। आपको पता है भाई 2 का मतलब इथ होता है। तो अगर आपको कितने हाइड्रोजन होंगे ये पता करना है, तो इस फॉर्मूले में रख दो, n की जगह 2 रख दो, वहां भी n की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। इथेन में कितने हो जाएंगे? C2H6। मतलब ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है? एल्केन्स के लिए। एल्केन्स का कुछ भी आपको निकालना हो तो आप किससे निकालोगे? इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ n बढ़ाते चलो, हाइड्रोजन अपने आप पता चलता रहेगा। देख लो, इथेन 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6, 3 और इधर भी 3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से एल्केन का निकाल सकते हो, एल्केन का CnH2n+2, ओके। दूसरा होता है एल्कीन। जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा हटाते चलो, इसमें +2 था, इसमें +2 नहीं होता, सिर्फ 2n तक होता है। मतलब जैसे आपने देखा था, ये वाला था ना CH2, इसमें याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 2 से ही शुरू होगा। जो एल्कीन है ना, उसमें मीथीन नहीं होता, ये वाला कंपाउंड कभी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन एटम से वो बन ही नहीं सकते। भाई आपको डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम आपको 2 कार्बन तो चाहिए। तो इसमें जो n की वैल्यू होती है ना, वो 2 से शुरू होगी, 1 से शुरू नहीं हो सकती। तो H कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, C2H4। देख लो आपके सामने। तो एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n, और तीसरा होता है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, CnH2n-2। जैसे अगर आपने ये वाला देखा था तो इसमें देख लो, C कितने? 2 और 2 माइनस, अब इसमें H2n कितने हो गए? 2 दूनी 4 -2, तो क्या बन गया? C2H2। देख लो, इसमें 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप एल्काइन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मूले होते हैं, पूछा जाता है।
क्वेश्चन सिंपल सा आ जाएगा कि अगर आपको एल्काइन निकालना हो तो आप इसमें से कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। एल्काइन निकालना हो तो कौन से फॉर्मूले का, काइन YNE, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इस वाले का। जैसे जैसे बॉन्ड घटते जाएंगे वैसे वैसे पहले 2 कम होगा, फिर और 2 कम हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है ना CnH2n + 2 से 2 कम हुआ तो यहां पे आए, इसमें से 2 कम हुआ तो यहां पर आए। तो ये हो गए तीनों फॉर्मूले। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है फंक्शनल ग्रुप। समझिएगा, अब देखो ये तो सिंपल कार्बन सिंपल कंपाउंड हो गए। अब मान लो कि मैंने क्या किया, ये मेरा कार्बन था, मीथेन थी, सिंपल है ये मेरा। जो ये होता है ना मीथेन, ये खुली चेन जो होती है, ओपन चेन वाले जो होते हैं एलिफेटिक, इनका पेरेंट एटम होता है, पेरेंट मदर भी कह सकते हो, मतलब आप इसी में चेंज करके आगे कुछ नए बनाते हो। और जो बेंजीन होती है, बेंजीन, ये एरोमेटिक, एरोमेटिक जो होते हैं उनका पेरेंट एटम होता है, मतलब बंद चेन वालों का, ये बंद श्रृंखला का और ये खुली श्रृंखला का। मीथेन खुली श्रृंखला का, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन है। अब आपने क्या किया कि चारों तरफ आपके क्या थे, हाइड्रोजन थे, आपने इस हाइड्रोजन को हटा के आपने OH नाम की एक चीज लगा दी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर जो 2-4 बदतमीजी कर रहे हैं प्लीज उन्हें बंद कर दीजिए यार, कैसे थोड़ा सा हम पे भी रहम कीजिए। आज का टॉपिक है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए बोला था पढ़ के आना 10th क्लास में, ये केमिस्ट्री में। मीथेन एलिफेटिक का पेरेंट होता है और बेंजीन एरोमेटिक का। समझिएगा आप चीजों को। और मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या कहा मैंने कि जो हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन जो लगी हुई थी, इसको हटा के मैंने OH ग्रुप लगा दिया, जिसे मैं क्या बोलता हूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बच्चा ये जो मीथेन थी पहले, ये मीथेन थी ना यहां पे पहले, जैसे मैंने OH ग्रुप लगाया, इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी पूरी विशेषताएं हो गई चेंज। इसकी क्या हो गई, विशेषता चेंज हो गई। और जिस ग्रुप को लगाने से विशेषता चेंज हो जाती है उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं उसे हिंदी में, अभिक्रियाशील मूलक। अभिक्रियाशील मूलक। भैया ये जो मूलक होते हैं ना, मूलक, फंक्शनल ग्रुप, इनको लगाने से पूरी की पूरी जो विशेषता है उस कंपाउंड की वो चेंज हो जाती है। तो कई प्रकार के होते हैं, आपके जो पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ हम उन्हें पढ़ेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले एल्कीन एल्काइन, ये तो सब आपने पढ़ लिया। नंबर 1 लिखो एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप, अभिक्रियाशील मूलक। उसका साइन क्या होगा, मतलब उसका सफिक्स और उसका सिंबल, एक सेकेंड, प्रीफिक्स, सफिक्स और सिंबल, ये दोनों होते हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, और सफिक्स। जब आप नामकरण करोगे तो पीछे क्या लगाओगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे एल्कोहल की। किसकी बात, एल्कोहल। तो देखो इसका सिंबल होता है OH। क्या लगा होगा, OH। क्या लगा होगा, ये बॉन्ड है, माइनस नहीं है, बॉन्ड है, OH। तो देखो जब आप एल्कोहल पीते हो तो क्या बोलते हो, ओह शराब पी है उसने, ओह एल्कोहल पी है, तो वहीं से याद होगा OH। सफिक्स इनके पीछे जो लगा दोगे वो लगा दोगे ओल। क्या लगा दोगे, ओल। कैसे समझना, ये है कार्बन, एक कार्बन एटम है, इसका नाम क्या करोगे आप, मिथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, क्या दे दोगे, मीथेन। अब जो लास्ट की चीज है उसकी जगह आप क्या लगाओगे, ओल। अगर चारों तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्या है, OH। समझना बच्चा इस बात को। आपने क्या किया, एक कार्बन एटम लिया और उसमें एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्या लगा दिया, OH। तो आपको पता है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई।
तो एक कार्बन की जगह से आपने नाम क्या लिया, मिथ। सिंगल बॉन्ड है एन, और एक क्या लग गया, एल्कोहल, ओ एच, एल्कोहल, तो आप क्या लगा दोगे, ऑल। पीछे क्या लगा दोगे, सफिक्स ऑल। इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेनॉल। क्लियर है, मीथेनॉल। तो जिसके साथ भी OH लगा होता है तुरंत उसका नाम क्या कर दोगे, मीथेनॉल। दूसरा देखो, ये 2 कार्बन एटम है, इसके साथ हाइड्रोजन, इसमें 2 के साथ तो हाइड्रोजन ली, एक के साथ OH लगा दिया, तो 2 कार्बन एटम क्या हो जाएगा, इथ। सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या लगी है, हाइड्रोजन, एल्कोहल, तो क्या लगा दोगे, इथेनॉल। जो शराब पीते हैं ना वो वाली, इथेनॉल, एल्कोहल। हालांकि ये भी शराब होती है लेकिन ये पीने के काम नहीं आती, ये जहरीली होती है, इथेनॉल। तो क्या नाम देंगे इसको, C2H5OH। लिखेंगे कैसे, C2H5OH। इसको कैसे लिखेंगे, CH3OH। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आएगी, CH3OH, C2H5OH। समझ में आ रहा है ना। 2 कार्बन एटम इथ, सिंगल बॉन्ड एन, और OL लगा दिया OH को हटा के, मतलब OH माने O, एल्कोहल, तो उसका सफिक्स क्या होता है, OL, तो नाम क्या हो गया, इथेनॉल। इसी तरह 3 कर लो प्रोपेनॉल, 4 कर लो ब्यूटेनॉल, 5 कर लो पेंटानॉल, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल क्लियर हो गया, सिंबल OH, और नामकरण जो सफिक्स होगा वो क्या लगा दोगे, ओल। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल जो होता है वो होगा COOH। सिंबल क्या होगा, COOH। ठीक है, COOH। जैसे इसका 1-2 एग्जांपल ले लो। जैसे ये है CH2COOH। देखो कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रॉप। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। इसके पीछे क्या लगा होगा, ओइक, तो वहीं से समझ में आ जाएगा, एसिड लिखा होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी एसिड और इसके सफिक्स में भी एसिड, प्रॉप। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ने, कैसे कैसे इसको लिख लो, C। तो देखो सुनो, 1 2 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक। पीछे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, तो इसको बोल देंगे प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है ये क्या होता है भाई, 3 कार्बन एटम हो गए ना, 1 2 3, और आपको पता है COOH लगा हुआ है, और जिसमें COOH लगा होता है वो कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। तो प्रॉप 3, सिंगल बॉन्ड एन, और पीछे क्या लगा देगा, मतलब क्या लगा दिया जाएगा, ओइक, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह इथेनोइक एसिड, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, इसी तरीके से आप इसका बना सकते हैं। तो 3 कार्बन एटम की वजह से क्या हो गया, ये प्रोपेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कीटोन। इसका जो होगा वो होगा CO। इसके बीच में क्या लगा होगा, जहां भी सिंबल होगा CO, O के साथ ये डबल बॉन्ड में होगा। कीटोन कहां गया, कीटोन दे ही नहीं रखा कीटोन। हाँ, इसके साथ कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड में होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली रहे होंगे, 2 के साथ ये कैसा रहा होगा, डबल बॉन्ड में। तो इसको देख लेते हैं कीटोन। इसका जो सफिक्स होता है वो हो जाता है ओन,
इसका जो सफिक्स होता है वो क्या हो जाता है, ओन। पीछे क्या लग जाएगा, ओन। जैसे मान लो आपके पास है एग्जाम्पल CH3COCH3, CH3COCH3। और एक और बात याद रखने वाली है कि ये जो CO नाम की चीज मिलेगी ये आपको बीच में मिलेगी। ये आपको किस में मिलेगी, बीच में, मतलब ना इधर ना उधर। तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड में है तो ये बीच में ही आ जाएगी, जिससे सेटिस्फाई हो जाए वैलेंसी। तो CH3COCH3 कितने कार्बन एटम है, 3। तो 3 का नाम क्या हो गया, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है, एन। और इसका जो पीछे लगता है वो क्या लग जाता है, ओन, 1। तो कैसे याद करोगे, कीटोन, इसके पीछे भी 1। और ये जो होते हैं कीटोन ग्रुप का फंक्शनल, इसका सफिक्स भी क्या होगा, ओन। तो इसको बोल देंगे प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉन। जिसमें कीटोन ग्रुप लगा होगा उसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ये बीच में मिलेगा आपको। और इसकी पहचान क्या होगी, CO। और पहचान से आप पता लगा लेना, अगर पीछे ऑन लगा हो तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन, प्रोपेनॉल। तो एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन। एक होता है एल्डिहाइड, एक क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, इसका होता है CHO। इसका जो पहचान होती है, बीच में आगे पीछे क्या लगा होगा, CHO। और इसके पीछे लग जाएगा सफिक्स AL। इसके आगे पीछे सफिक्स क्या लग जाएगा, AL। जैसे इसका ले लेते हैं एक एग्जांपल, CH3CHO। CH3CHO कितने कार्बन एटम है, 2 के लिए क्या हो जाता है, इथ। सिंगल बॉन्ड है, AN। और इसके पीछे क्या लगेगा, AL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनल। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनल। ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, CHO। और जिसमें CHO लगा होता है वो कौन सा हो जाता है, एल्डिहाइड। बाकी तो सबका इजी है, ओन, कीटोन, ओह, एल्कोहल, ओइक एसिड, तुरंत बता दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के पीछे क्या लगा होता है, AL। तो CH3CHO। इस तरह से ये हो जाते हैं आपके कार्बोक्सिलिक, मतलब जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड, CHO, इथेनल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है इसमें होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इसमें क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज वगैरह ये सब क्या होती हैं, इसलिए करवा रहा हूं इतना। अब आ जाती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज मतलब से जातीय श्रृंखला। से जातीय श्रृंखला नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक जैसी जाति वाले या एक जैसे गुण वाले इसके अंदर आते हैं, इसके जो कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसको समझना। मैंने लिखा CH4 मीथेन, फिर मैंने लिखा C2H6 इथेन, फिर मैंने लिखा C3 3 दूनी 6 2 8 H8 प्रोपेन, फिर मैंने लिखा C4, तो आपको पता है फॉर्मूला याद है ना, CnH2n+2, तो 4 दूनी 8 और 2 10 H10 ब्यूटेन। अब इसमें देखो आप लोग, यहां पे एक कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, तो इसके और इसके बीच में एक तो कार्बन का अंतर आ रहा है, एक कार्बन बढ़ जा रहा है ना, फिर से एक कार्बन बढ़ गया, फिर से एक कार्बन बढ़ गया। यहां पे भाई 1 2 3 4, तो हर एक में एक तो कार्बन इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा यहां पे हाइड्रोजन 2, यहां पे +2 करके कितने हो गए 6, यहां पे फिर से 2 करके 8, यहां पे फिर से करके 2 10, तो 2 हाइड्रोजन। मतलब जो बाद का जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हो तो जो नेक्स्ट कंपाउंड आपको मिल रहा है उसमें कितने का अंतर है, CH2, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है उसमें। इसी तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी उसी तरह से बढ़ते जाते हैं। और ये जो होमोलोगस सीरीज है, इसके जितने कंपाउंड होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं
वो लगभग सेम होती हैं। मतलब पता चलता है कि जो होमोलोगस सीरीज के आगे के कितने कंपाउंड होंगे उन सबको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें कंपाउंड्स में जो अंतर रहता है वो रहता है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब मास में देखें कि मॉलिक्यूलर मास में कितने का अंतर रहता है। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। 1 कार्बन में 12 और 4 हाइड्रोजन में 4, तो 12 और 4 16। ठीक है, इसका निकालो 2 में 24 और 6 में कितने हो गए भाई 6, 1 हाइड्रोजन में 1 होता है तो 6 में 6 30। इसका निकाल लो 3, 12 3 36 और 8 44। तो कहने का मतलब इन सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है। अगर ये निकालोगे आप 16 30 44 तो आपको लगेगा नहीं प्लस 14 14 का अंतर आ रहा है, 14 14। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें कितने कितने का अंतर रहता है। नेक्स्ट वाले में 14 AMU का अंतर। कितने AMU का अंतर 14। सी साफ दिख रहा है क्योंकि कितने का अंतर है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो 1 कार्बन मतलब 12 और 2 हाइड्रोजन मतलब 2। 1 हाइड्रोजन में 1 होता है वजन, तो 12 और 2 14 AMU। इसमें कितने का अंतर होता है 14 AMU का अंतर होता है। नेक्स्ट वाले में जैसे ही आप पहले से दूसरे में जाते हो तो कितने का अंतर मिलता है आपको 14 का। क्लियर है। तो जिसमें 14 AMU का अंतर हो या 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का, वो जो कंपाउंड होते हैं वो किसके होते हैं होमोलोगस सीरीज के। तो ये होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन में होती है ये बताने के लिए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो उसमें कितने का अंतर हो जाएगा। और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज 30 31 और 1 आने वाली 30 31 और 1 को फिर से टेस्ट सीरीज धमाका लॉन्च हो रहा है 2 मिलियन होने की खुशी में। और 2 मिलियन का सेलिब्रेशन 2 जून रात 8 बजे सब लोग आइएगा। 2 जून रात 8 बजे तो ये होगी होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट आ जाता है, ये थोड़ा यार चैप्टर है ना अजीब है, कोई लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे समझ में आएगा ही नहीं। 3-4 बार पढ़ना वीडियो देखना आ जाएगा समझ में, ये गारंटी है। उसके बाद में आ जाता है आइसोमरिज्म। आइसोमर क्या होते हैं तो देखो ये है मेरे पास, एक तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया या मान लो मैंने ये है मेरे पास ब्यूटेन। ये क्या है मेरे पास ब्यूटेन। एक तो मैंने इसको ऐसे ओपन चेन में लिख दिया चाहूं तो मैं लंबा करके। दूसरा मैंने क्या किया इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। इस तरह से समझ रहे मेरी बात को। मैंने क्या किया मैंने क्या किया 1 1 2 3 और एक इसके साथ 4, तो इसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा। अब यहां पे कितने हो गए 1 2 3 2 5, यहां पे कितने 4, इसको भी ले लेता हूं और एक और बना लेता हूं CH3। तो देखो मैंने ये लिया 1 2 3 4 5, ये हेक्सेन हो गया समझ रहे हैं। और मैंने दूसरी बनाई, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कितने आपके पास कार्बन है 6 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। हाइड्रोजन कितनी है 12। समझना भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है, पेंटेन हो गया 5। इसमें कितने 5 कार्बन है, ठीक है 5 कार्बन है, क्या हो गया पेंटेन। समझिएगा अब मैंने इन 5 कार्बन को दूसरी तरीके से लिख दिया ब्रांच के फॉर्म में। यहां पे कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, कार्बन भी 5 है, हाइड्रोजन देख लेते हैं 3 3 6 3 9 और 3 4 12, हाइड्रोजन भी 12। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है डिफरेंट।
तो जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ऐसों को हम क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म, और हिंदी में बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं हिंदी में? समावयवता। क्लियर है ये चीज? आइसोमरिज्म क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो जाएगा। इसे आप यहां ना लगा के इसको आप यहां पे लगा सकते हो, मतलब इसको हटा के चाहे तो आप इधर लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो ऐसों को बोलते हैं आइसोमरिज्म। इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? डिफरेंट। दो तरह की आइसोमरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल और स्पेस, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। आइसोमरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम आणविक सूत्र लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो ये तो हो गया आपकी आइसोमरिज्म। आज का तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो कम से कम होगा। एक बार आप देखिएगा जरूर, इन सबको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। 5 मिनट में ये और देख लेते हैं कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन और होते हैं। हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरी, एक होती है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने संतृप्त, संतृप्त। इसमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है और सारे के सारे जुड़े रहते हैं। कोई भी रिएक्टिव, मतलब इसके अंदर जब इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है तो एक कम रिएक्टिव होगा ना। जब इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है तो इसको क्या बोलते हैं? संतृप्त। और ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जो एल्केन होते हैं, एल्केन, ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। दूसरे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त। ये होती है एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाली, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाली। आपको पता है ना, एल्कीन के अंदर से जब हम लोग हाइड्रोजन पास करते थे निकेल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजिनेशन, तो वो क्या बन जाता था? सिंगल बॉन्ड बन जाता था ना, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन और वेजिटेबल ऑयल बोलते थे। तो ये जो आपको वेजिटेबल ऑयल जो घी मिलता था, डालडा घी, ये कैसा होता था? सैचुरेटेड। और आपको बताया था कि सैचुरेटेड घी खाना मतलब हानिकारक होता है। तो इसीलिए एल्कीन के अंदर से जब आप हाइड्रोजन गैस पास करते थे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता था और सिंगल बॉन्ड में आ जाते थे। ये क्या बोलते थे उसको? एल्कीन। तो मतलब एल्केन, तो जो एल्केन होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन और एल्काइन डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये होते हैं अनसैचुरेटेड। तो देखो अभी आपने इतनी देर में क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लो। इसको एक बार 2-3 बार जरूर पढ़ना। एक बार में चीजें नहीं आती, बड़े हो गए हो इस चीज को समझना। जिन चीजों को लगेगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, पेपर में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। मेरे कहने से वीडियो दोबारा देखना, समझना। हमने नामकरण पढ़ा कि नामकरण कैसे करते हैं, मिथ इथ ब्यूट वाला सिस्टम, एक बार उसको करके देखना। कल कुछ और चीजों को करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उनका नामकरण, उन्हें एक बार करके देखना। तीसरा ये वाला सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग किस तरह से करते हैं, ये सब भी हमने पढ़ा। इन सबको आप एक बार फिर से देखना। थोड़ा ये 2-3 घंटे का लेक्चर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये खत्म हो जाती है एक बार में ही। लेकिन चलिए समय की कमी है तो भाई मैं तो कोशिश की अपनी तरफ से। एक बार आप लोग नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम होगी। इस हफ्ते में मैं केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, ठीक है, इस बात का भरोसा रखो। लेट हो गया थोड़ा सा, शनिवार को थोड़ी क्लास नहीं हो पाई थी, वरना उस मैराथन में कंप्लीट हो जाती। इस शनिवार तक मैं केमिस्ट्री के सारे टॉपिक निपटा दूंगा। हालांकि 99% केमिस्ट्री खत्म हो गई है। अब जो भी टॉपिक होंगे उनसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं 1%। फिर भी अपना कर्तव्य है, सारे के सारे करेंगे। ओके, क्वेश्चन नहीं होगा आज, कल करेंगे। समझ में आ रही है ना? करोगे ना, इसे जाके देखोगे ना, जाके देखना बच्चा एक बार 2-3 बार दोबारा, ये क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर यहीं पे रखते हैं, कल और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सबको कर लेंगे और उसके बाद में खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो देखना जब ये आप एंड करोगे तो आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। चाहे मुझे इसको तीसरे दिन भी कराना पड़े, पर इसको करा के अच्छे से दम लेंगे,
ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। सो सेलिब्रेशन है और टेसरी धमाका आ रहा है 30, 1, 31 और 1 को, तो आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। ओके, थैंक यू।